हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का आज के स्पेशल क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स प्रकाश की। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ऑप्टिक्स की वैल्यू क्या है, 14 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में ऑप्टिक्स को। और आज हम इसके टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और किस तरह से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है। और ये पूर्णांतिक परावर्तन किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, सभी चीज़ें आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो वेरी गुड इवनिंग और स्वागत है आपका इस स्पेशल क्लास में। फिर से रेडी हो गए? जैसा कि आपको दिख रहा है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गया है और मैंने ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी ऑप्टिक्स। कभी इग्नोर मत करिएगा ऑप्टिक्स को। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं जिसमें आप कम समय में अधिक अच्छे मार्क्स को जो है वो ला सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, जैसा अभी अभी डिस्कस कर रहे थे। और जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। इस लाइन को आप अपनी कॉपी में पहले नोट करो कि जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। और जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी जल्दी से पहले नोट करो। अभी ये लाइन मैंने हाईलाइटेड कर दिया, देखो जी। ठीक है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। नोट करिए इस लाइन को। अभी अभी हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। याद रखिएगा आज के टॉपिक्स में भले ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। कम से कम 1 या 2 तो बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर ना करें, TIR को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये फिगर हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाया जाता है, मतलब आपतन कोण की जो वैल्यू है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर वो पहले ही माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकलती है और वो दूसरे माध्यम में ना जाकर फिर से उसी माध्यम में वापस आ जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, और हमने बोला कि जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण है ना, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के मान से हम अधिक कर देंगे तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाकर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और ऐसे ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जल्दी जल्दी से इस फिगर को अपनी कॉपी में नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या अपनी कॉपी में नोट कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक कॉपी में नोट करो, एक अच्छा सा नोटबुक तैयार करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सारी चीज़ें क्लियर है कि जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं पहुंचती है और उससे पहले ही माध्यम में वो वापस लौट जाती है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ऐसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये जो एंगल होगा, ये क्रिटिकल एंगल हमारा क्रांतिक कोण है जी। ये कौन सा एंगल है? क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ देखो जो मेन टॉपिक है हमारा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो देखिए सिंपल जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो शर्तें हैं, पहला शर्त रखा गया है कि प्रकाश
की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। बिल्कुल, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जैसा कि आपको ये फिगर दिखा रहा है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। प्रकाश का ये पूर्णांतिक परावर्तन का ये पहला कंडीशन। दूसरा जो हमारा कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना। ये जो नीचे टॉपिक दिख रहा है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको ढक रखा है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। 2 लाइनें लिखो जी। प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए? हो सकता है ये दोनों शर्त आपके एग्जाम में पूछ दे, हो सकता है ये दोनों शर्तें आपके एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। दोनों कंडीशन नोट करो अपनी कॉपी में। यहाँ तक क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब जो हमारा टॉपिक है अब जो हमारा टॉपिक है वो हम निकालते हैं। हाँ, अब देखो, आपने नाम तो सुना होगा, ये सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है आज का। आज हम इसी पे पूरा डिस्कस करेंगे। नाम तो सुना ही होगा, ऑप्टिकल फाइबर नाम सुना होगा आपने। ये ऑप्टिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी गई है, और हम इसको अच्छे से आज समझाने वाले हैं कि क्या ऑप्टिकल्स फाइबर है, किस तरह से ये इसका वर्क करना होता है, किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, और इसका जो मेन उपयोग क्या है ना, वो हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये इसकी बनावट है, क्रियाविधि है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। क्या है ये ऑप्टिकल फाइबर? कहा गया डियर स्टूडेंट कि ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशीय युक्ति है। लाइन बाय लाइन कॉपी में नोट करते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशीय युक्ति है। कैसी युक्ति है? सभी लोग लाइव चैट में बोलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर एक कैसी युक्ति है? एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को किसको ले जाएंगे? प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश की तीव्रता में कम हास्य से स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पूछेगा आपसे, बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइन आपसे पूछ सकता है जी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है। हम कहेंगे यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी उसी की भांति कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश की तीव्रता में कम हास्य से के स्थानांतरित किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये इसकी बनावट है। यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश निकला। ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश निकला। इसके 3-4 लाइन को नीचे को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है। कहा गया कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, जैसे ये आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ये कोर है। कहा गया ऑप्टिकल फाइबर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये वाला जो बीच वाला एरिया है, लिखा हुआ भी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोर। ठीक है, कहा गया कि इसके केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। कोर उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज, इसको शीशा बोलते हैं, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। सवाल पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का जो केंद्रीय भाग होता है, जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं, किस चीज़ का बना होता है? तो कहेंगे सर कांच या क्वार्ट्ज। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है, या तो कांच या तो क्वार्ट्ज, या तो दोनों मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो कोर किस चीज़ का बना होता है? या तो कांच का या तो क्वार्ट्ज का। इसके चारों ओर कांच का एक आवरण होता है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। ये देखो, ये आवरण है ना, ये ऐसे ऐसे जो आपको, ये क्लैडिंग हो गया, ये भी क्लैडिंग, चारों तरफ ये आवरण होता है जी। कहा गया इसके चारों ओर, हालांकि ये 3D डायमेंशनल नहीं है, इस कारण से आपको चारों तरफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सामने से दिख रहा है। इसके चारों ओर कांच का एक आवरण होता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। ये जो है ना, ये आपका क्लैडिंग हो गया इसके चारों ओर, जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। क्लैडिंग को, ठीक है, क्लैडिंग को एक जैकेट में डाल दिया जाता है डियर स्टूडेंट।
एक सेकेंड, हाँ, क्लैडिंग को जो है ना, क्लैडिंग को एक पॉलीयूरिथेन के जैकेट में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको किस चीज़ में डालेंगे, एक जैकेट में डालेंगे, और क्लोडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी इसका जो अपवर्तनांक होगा, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके अपवर्तनांक से इसका अपवर्तनांक कम होगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि क्लैडिंग को पॉलीयूरिथेन के जैकेट में डाला जाता है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। ये अपने लाइव चैट में लिखो सब लोग, जल्दी से लाइव चैट में लिखो। देखो जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसको लिखो अपनी कॉपी में। क्लैडिंग को हम कहाँ डालेंगे, पॉलीयूरिथेन नामक एक जैकेट में डाला जाता है। ये देखिए आपका जैकेट, ये जो है ना आवरण, ये जैकेट है, देखो, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, और इसका जो अपवर्तनांक होगा इससे ज़्यादा होगा। यानी देखो क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी ये कम ये ज़्यादा, या सीधे सीधे कहिए ये ज़्यादा ये कम, ऐसे जो भी मान सकते हो। अब सही बात है, अब इसकी यूजेज पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? देखो ज़्यादा डीपली जाने से जो है ना टॉपिक्स और बिगड़ जाएंगी बातें, बस एकदम मेन कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं जो बोर्ड के लिए बिल्कुल सफिशियंट रहेगा। आप आराम से इतना करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। वो भी समझ के कि ये क्लैडिंग क्या था, कोर क्या है, कोर किस चीज़ का बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, ये इसको क्लैडिंग को कहाँ रखते हैं, हम जैकेट में रखते हैं, यहाँ से प्रकाश जाती है कोर से निकलते हुए यहाँ से आउट हो जाती है। और ये किस चीज़ का फिगर है डियर स्टूडेंट, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये फिगर है। क्लियर है? चलिए, यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, पहला उपयोग कहा गया है, तीनों इंपॉर्टेंट है जी, तीनों अगर अपने कॉपी में नोट नहीं किया तो फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, कि ऑप्टिकल फाइबर को या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। दूसरा लाइन कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग, ठीक है, अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है, ठीक है, रेफ्रेक्टोमीटर, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो अपवर्तनांक मीटर में कहेंगे। दो चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है, और तीसरा कि इसका उपयोग पेट संबंधी जांच के लिए भी उपयोगी है। ये पूछा जाएगा कि पेट संबंधी जांच के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर आपके ऑप्शन में हो, तो हम बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग पेट संबंधी जांच में किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑप्टिकल फाइबर खत्म हो गया। पूछेगा, इतना जो मैंने आपको बताया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। अब देखो, अब ये विचलन कोण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम एक एक चीज़ सबको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, पहले ये वाला देख लेते हैं, विचलन कोण। इसको जो है ना बहुत सारी चीज़ें से, इसको हम डेविएशन कहते हैं विचलन कोण। इसको हमने डी से स्मॉल डी से डिनोट किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्मॉल डी लिखा हुआ है। तो देखो विचलन कोण है क्या, किस तरह से ये वर्क करेगा। कहा गया कि प्रकाश के अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण और प्रकाश के वास्तविक दिशा के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तित किरण और प्रकाश के परावर्तित किरण तथा प्रकाश के वास्तविक दिशा के बीच का जो कोण होगा वो हमारा कौन सा कोण होगा, विचलन कोण होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। रुक जाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, समझिए, हमने कहा कि प्रकाश के अपवर्तित किरण, प्रकाश आया, ऐसे बनाते हैं प्रकाश के, ये हम ऐसे ले लेते हैं सतह, कलई किया हुआ है। समझिए इस चीज़ को, जो कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं वो समझिए। हमने कहा कि प्रकाश के अपवर्तित किरण, चलिए प्रकाश आया, इस सतह से टकराया, परावर्तित किरण, तो रियल में जो है, रियल में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हो गया ऐसे। प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण
ये परावर्तित किरण और प्रकाश की वास्तविक दिशा। तो वास्तविक दिशा तो यही है, आया था इस तरह से तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। पॉइंट टू बी नोटेड, वास्तविक दिशा तो यही है ना, प्रकाश जब लाइट जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हुआ तो यहाँ से जब ये निकला लाइट तो ऐसे आएगा, ऐसे करते करते ये इस सतह पे आने के बाद ये टकराकर अपवर्तित हो गया, ठीक है, परावर्तित हो गया, आया और आने के बाद परावर्तित हो गया। और कह रहा है कि प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्रकाश के वास्तविक दिशा, प्रकाश की वास्तविक दिशा ये है, और इन तीनों के बीच जो एंगल बनेगा कि बीच का कोण, ये एंगल ऐसे मान सकते हैं हम डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए अगर आपको लगे तो, या बहुत छोटा कर लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, सॉरी, इसको आप ऐसे मान लीजिए। ये एंगल बना, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कलई किया हुआ सतह है, और वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा ये, इन तीनों के बीच का एंगल ऐसे बनता है। साफ साफ लग रहा है कि एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी जी, यानी विचलन, सॉरी, डेविएशन डी बराबर हम कह सकते हैं, आने वाली किरण को आई से डिनोट करेंगे, ये अभिलंब, आने वाली किरण को आई से डिनोट करेंगे, जाने वाली किरण को टकराकर आर से डिनोट करेंगे, और सॉरी, और डेविएशन को जो है, यानी ये जो होगा विचलन जो होगा उसको हम डेविएशन को डी से डिनोट करेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आई प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी बिल्कुल एकदम, ये जब पैरेलल, ये बिल्कुल सीधी रेखा खींची हुई है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब हम इसको यूज़ करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई आने वाली किरण, आर जाने वाली किरण और विचलन डी, तीनों का मान, यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू आई 180 डिग्री हुई, तो यहाँ पर विचलन बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 180, इसको इधर करेंगे ना, डी की वैल्यू चाहिए तो इन आई आर को इधर लाएंगे तो माइनस आई प्लस आर। और आपको पता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ था, कल भी मैंने पढ़ाया था, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। इसको स्नेल का नियम कहते हैं, एक कांस्टेंट राशि, नियतांक माना गया है। तो जब आई प्लस आर प्लस डी की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ डी जो होगा 180, ये प्लस में इधर आ जाएगा, इधर आएगा डायरेक्टली माइनस माइनस आई प्लस आर। तो और आपको पता है कि आई और आर आपस में बराबर है, तो इस आर की जगह पर एक आई रख देंगे हम दोबारा, यानी डी बराबर 180 माइनस आई प्लस आई। अब कहीं सर दो आई कहाँ से, क्योंकि हमको पता है आई और आर आपस में बराबर है, तो इस आर के जगह पर आप आई लिख सकते हो। तो 180 माइनस डबल आई प्लस आई, तो 180 माइनस 2i, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नहीं, हम आई नहीं रखकर हम दोनों जगह आर रख देंगे, यानी ये वाला भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा 180 माइनस 2r। अगर आपको लगे कि नहीं 180 माइनस 2i होना चाहिए, क्योंकि आई और आर आपस में डियर स्टूडेंट इक्वल है, आई और आर आपस में इक्वल है, तो डी बराबर 180 माइनस 2i और डी बराबर 180 माइनस 2।